क्या किया था, अब हमने देखना था कि सिस्टमिक क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। वेसल्स की बात और सेलुलर लेवल पे बात कर ली थी। सिस्टमिक इफेक्ट में सबसे पहले वो कार्डियोवास्कुलर की बात करता है। तो कार्डियोवास्कुलर में आपको ये सबको पता है कि बायोरिसेप्टर कुछ वेसल्स में मौजूद होते हैं जिनका काम ये होता है कि सेंस करना कि ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है या लो जा रहा है, उस हिसाब से फिर वो वास्कुलर टोन को और हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो बैरोरिसेप्टर सेंस करेंगे कि शोक की कंडीशन है यानी बीपी फॉल कर रहा है, वो सेंस करके ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे। ब्रेन अब क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, कैटेकोलामिन रिलीज होंगे। ये दो काम करवाएंगे, एक तो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देंगे, दूसरा ये हार्ट रेट इंक्रीज करवा देंगे, टैकीकार्डिया। तो अब टैकीकार्डिया और सिस्टमिक वैसो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये कार्डियोवास्कुलर लेवल पे इफेक्ट आएगा। फिर रेस्पिरेटरी भी देखिए, तो अब आपको पता है कि रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होना है। क्यों होना है, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बता कर आई हूँ कि जब लैक्टिक एसिड कॉमुलेट होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। अब आपको पता है कि जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करने की कोशिश करता है। वो कैसे कंपनसेट करेगा, वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करवाएगा। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में फॉल करना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिड कंसीडर करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में फॉल करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एक्सहेल करना जरूरी है, उसके लिए रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं किडनी की। अब किडनी के साथ क्या हो रहा है, किडनी को ना ब्लड सप्लाई कम मिल रही है। जितना मर्जी बॉडी ट्राई करे लेकिन फिर भी किडनी अपनी उतनी ब्लड सप्लाई नहीं रिसीव कर रहा है जितनी वो यूजुअली उसको मिलती है। इसकी वजह से जीएफआर गिर जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अब जब यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा ना, तो किडनी के पास भी अपने सिस्टम है, वो सेंस करेगा कि हाँ ये ना ब्लड फ्लो कम आ रहा है मुझे, तो इसका मतलब है बॉडी शॉक में। वो अपना रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट कर देगा। जो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम है आपको पता है एक्टिवेट होकर एल्डोस्टेरोन बनवाता है। तो जब एल्डोस्टेरोन बनेगा, एक तो एंजियोटेंसिन का भी काम होता है, एंजियोटेंसिन 2 का भी, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाना, वो वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करवा देगा। दूसरा जब एल्डोस्टेरोन बनेगा तो वो किडनी में सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन करवाना शुरू कर देगा। तो किडनी के इफेक्ट क्या आएंगे कि सोडियम वाटर की रिटेंशन शुरू हो जाएगी, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। चलिए एंडोक्राइन पे क्या, उन्होंने कहा एक तो हमने आपको चीज पहले बता दी कि रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से एल्डोस्टेरोन बनेगा, एक तो एंडोक्राइन में ये ऑप्शन आ गया। दूसरा ब्रेन जो है वो एडीएच भी बनाना शुरू कर देता है, वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन क्या करेगा, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा जाके किडनी से। और तीसरा कोर्टिसोल भी बनता है, क्योंकि आपको पता है कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, हर स्ट्रेस की कंडीशन में कोर्टिसोल बनता है। चले आगे अपने बहुत आसान बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक की। हम ना पहले शॉक का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर हम हैमरेज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और फिर हैमरेज और शॉक की रिससिटेशन हम एंड पर एक साथ ही देखेंगे। मतलब उसने ना इस बुक में ऐसे लिखा कि पहले वो सारा शॉक को डिफाइन करता है, उसकी सारी जो भी टॉपिक्स हैं, फिर वो हैमरेज को सारा डिफाइन करता है, उसके बाद फिर वो हैमरेज और शॉक की रिससिटेशन बताता है, ठीक है। चले शोक की क्लासिफिकेशन, वो कह रहा है कि वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से हम शोक को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट एप्लीकेबल हमें लगता है ना, वो ये लगता है कि हम इनिशिएटिंग मैकेनिज्म को देखें कि शोक क्यों हुआ है। ठीक है, शोक तो हो गया, शोक का मतलब है बॉडी को परफ्यूजन नहीं मिल रही, बॉडी टिश्यूज को परफ्यूजन नहीं मिल रही, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, हाइपोकैलेमिया हो रहा है, समझ आ गया। लेकिन इनिशिएटिंग मैकेनिज्म क्या था, अब अगर तुम हैमरेज की वजह से था तो उसको हैमरेजिक कहेंगे। अगर वो हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है कि हैमरेज की वजह से भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है, और बाजुकात हैमरेज नहीं होता, ब्लड लॉस नहीं होता, लेकिन या तो फ्लूइड इनटेक ही कम होता है, या फिर डायबिटीज इंसिपिडस होता है पेशेंट को, या फिर जो है वो उसको डायरिया, मतलब इस तरह की कंडीशन होती है, तो वो हाइपोवोलेमिक शोक है। कार्डियोजेनिक शोक, इसका इनिशिएटिंग मैकेनिज्म ये है कि जो हार्ट है ना वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा, या तो वो हर है ना मायोकार्डियल इन्फाक्शन उसको हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गई है, एरिथमियाज है, मतलब कोई भी कंडीशन है ना, हार्ट अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो कार्डियोजेनिक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में ये होता है कि हार्ट की फीलिंग नहीं हो रही, हार्ट काम तो करना चाह रहा है लेकिन उसको एडिक्वेट वीनस रिटर्न ही नहीं मिल रहा। अब इसकी भी डिफरेंट कॉजेज हम आगे देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ये होता है कि वेसल्स को इनफ ब्लड मिल गया है जितना मिलना चाहिए था, लेकिन वेसल्स में कोई मसला आ गया, उनकी टोन इतनी डायलेट कर गई है, वैसो डायलेशन हो गई है। अब चाहे वो नेफ्रोजेनिक कह रही हूँ, न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से हो, चाहे वो सेप्सिस की वजह से हो, चाहे वो किसी और कॉज की वजह से हो, लेकिन वेसल्स की टोन बहुत डिक्रीज कर गई है, वैसो डायलेशन हो गई है, इसकी वजह से शॉक की कंडीशन डेवलप है। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन हम देखेंगे कि हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म या एडिसन यानी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, ये 3 ऐसी एंडोक्राइन कंडीशन है जो शॉक करवा देती है। चलिए अब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो साथ ही बता दिया, लेकिन डिटेल से देख लेते हैं इस सारी क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हैमरेजिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि हाइपोवोलेमिक शॉक हैमरेज की वजह से भी हो सकते हैं और हैमरेज के बगैर नॉन हैमरेजिक भी हो सकते हैं। तो नॉन हैमरेजिक में क्या आएगा, नॉन हैमरेजिक में आएगा पुअर फ्लूइड इनटेक, ठीक है, फ्लूइड नहीं ले रहा पेशेंट, डिहाइड्रेशन में चला गया, या फिर उसका लॉस ज्यादा हुआ है फ्लूइड का। लॉस ज्यादा होने का मतलब है वोमिटिंग, डायरिया, यूरिनरी लॉस, ठीक है, ये सारी यूरिनरी लॉस होता है डायबिटीज में, डायबिटीज मेलाइटिस भी हो ना तो तब भी ग्लूकोज ज्यादा फिल्टर होता है, उसकी वजह से यूरिनरी लॉस बढ़ता है। आपको पता है डायबिटीज मेलाइटिस में पॉली यूरिया होता है, उस केस में भी हो सकता है शोक, और डायबिटीज इंसिपिडस में भी हो सकता है। अच्छा आगे बात करते हैं, हाइपोवोलेमिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। अगर आपको ये एमसीक्यू आ जाए ना कि सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी है शोक की, तो वो हाइपोवोलेमिया है।
और अगर आप देखें ना तो बाकी सारे जो शोक हैं, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो, चाहे वो स्पेशली जो सेप्टिक शोक है, ये भी आगे जाके कहीं ना कहीं हाइपोवोलीमिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्डियोजेनिक शोक। कार्डियोजेनिक मैंने कहा कि हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अब या तो मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया है, या वो एरिथमियास में चला गया, या उसके वॉल्व्स का कोई मसला है, या उसको कार्डियोमायोपैथी हो गई है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि या तो ये मसला हार्ट से ओरिजिनेट कर रहा है, जैसे हमने ये सारी डिजीज देखी, ये सारी हार्ट की अपनी डिजीज है। दूसरा सीन ये हो सकता है कि हार्ट की कोई डिजीज नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं बॉडी में, एक्सोजेनस या एंडोजेनस, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हार्ट को उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं करने दे रहे। ये चीज भी आपने, एंडोजेनस फैक्टर में क्या हो सकता है, बॉडी में कुछ फैक्टर है, लाइक कोई बैक्टीरिया आ गया बॉडी में। अब आपको पता है कि जब बैक्टीरिया की वजह से शोक होता है तो वो यूजुअली सेप्टिक शोक होता है, लेकिन सेप्टिक शोक इतनी आसान चीज नहीं है। सेप्टिक शोक में कहीं ना कहीं कार्डियोजेनिक शोक भी हो रहा होता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो मायोकार्डियल डिप्रेशन भी करवा रहा होता है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि कुछ एंडोजेनस फैक्टर और कुछ एक्सोजेनस फैक्टर, जैसे पेशेंट ने कोई ड्रग ऐसी ली है, उसने कोई एजेंट ऐसा लिया है जिसकी वजह से उसके मायोकार्डियल डिप्रेशन हो रही है, ठीक है। तो ना सिर्फ हार्ट की कोई डिजीज, बल्कि कोई एक्सोजेनस या एंडोजेनस फैक्टर भी मायोकार्डियल डिप्रेशन करवा सकते हैं। उसने बात क्या बताई, उसने कहा कि जब कार्डियोजेनिक शॉक होगा ना, अब आपको ये पता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी में, तो वो बताता तो नहीं आके कि मुझे ये वाला शौक है, ये ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ शोक, किस शोक में है ये पेशेंट। ये तो समझ आ रहा है ना कि शोक में उसके वाइटल्स दिखते हैं, जो वाइटल्स उसके गिर रहे हैं तो मतलब शोक में। हम फिर कैसे ये बात असेस करते हैं, हम उसकी हिस्ट्री पॉइंट से या उसके एग्जामिनेशन पॉइंट से इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट का शोक किस टाइप का है। और ये यहाँ पर उसने एक पॉइंट बताया कि अगर पेशेंट को कार्डियोजेनिक शोक हो ना, तो उसमें बाकी सारी शोक की फाइंडिंग के साथ साथ वीनस हाइपरटेंशन भी होता है, कि उसकी वेन्स में बहुत ज्यादा ब्लड पूलिंग हो रही होती है। दूसरा, उसमें पल्मोनरी या सिस्टेमिक एडीमा भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जब राइट हार्ट फेलियर होता है तो सिस्टेमिक एडिमा करवा देता है, जब लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो पल्मोनरी एडिमा। तो ये भी आपको फीचर साथ मिलेंगे, आपको हेल्प कर सकते हैं कि पेशेंट इज इन कार्डियोजेनिक शोक। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शोक की। ऑब्स्ट्रक्टिव शोक में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था हार्ट फीलिंग हो रहा है, कार्डिक फीलिंग की मसला हो रहा है। अब यहाँ तो कार्डिक टेम्पोनेट यानी पेरिकार्डियम में ब्लड जमा हो गया, वो हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, हार्ट बेचारा डायलेट नहीं कर पा रहा पूरी तरह से, फील नहीं हो रहा। टेंशन निमोथोरेक्स, ये भी प्रेशर डाल रही होती है। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलस, ये सारी चीजें हार्ट की फीलिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव शोक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या करता है जी, अब मैंने कहा वेसल के साथ मसले हैं। सेप्टिक शॉक में किसी बैक्टीरिया की वजह से, उसकी एंडोटॉक्सिन की वजह से वेसल्स बहुत डायलेट कर गई। एनाफाइलेक्सिस में कोई एलर्जिक रिएक्शन ऐसा जनरेट हुआ है किसी एजेंट के अगेंस्ट, किसी फैक्टर के अगेंस्ट, कि पूरी बॉडी में वेसोडाइलेशन होना शुरू हो गई है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड ने ना सिंपैथेटिक सप्लाई देनी होती है हमारी वेसल्स को, जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई, सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं आ रहा, वेसल्स डायलेट कर जाएंगे। तो ये जो तीन मेजर कॉज है ना डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्सिस एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये क्या करवा देते हैं, ये वैस्कुलर डायलेटेशन करवा देते हैं। उसकी वजह से, उस वैस्कुलर डायलेटेशन की वजह से हाइपोटेंशन होता है, उसकी वजह से लो सिस्टम, ये वाली चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज एमसीक्यूज में आई हुई है। वैस्कुलर डायलेटेशन, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन हुई तो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। तीसरा काम क्या होगा, आफ्टर लोड। आफ्टर लोड आपको पता है क्या होता है, आफ्टर लोड होता है कि हार्ट ने जिस प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना है, यानी कि हार्ट ने पंप करना है ना, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसने ब्लड पंप करना है वेसल में, एओर्टा में। तो एओर्टा में ऑलरेडी कितना ब्लड है, ये आफ्टर लोड है। एओर्टा में ऑलरेडी कितना प्रेशर है, ये आफ्टर लोड है। तो जब एओर्टा इतनी डायलेट कर गई है, उसमें प्रेशर वैसे ही गिरा हुआ है, फॉल हो गया प्रेशर, तो आफ्टर लोड इनएडिक्वेट होगा ना, डिक्रीज करेगा। अच्छा, उसके अलावा एबनॉर्मली हाई कार्डिक आउटपुट। अब हार्ट जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज है, मसला तो वेसल्स का, इसीलिए इसमें कार्डिक आउटपुट आपको हाई मिलता है। कार्डियोजेनिक में कार्डिक आउटपुट लो होता है। वैसे आगे जाके हम शॉक के ये सारे फीचर कंपेयर भी करेंगे, ठीक है, उसमें हमें ज्यादा समझ आएगी। अब बात करते हैं जी एनाफाइलेक्सिस की। ये तो हमने बात की ना कि ओवरऑल क्या हो रहा है। अब हम एनाफाइलेक्सिस की बात करते हैं। एनाफाइलेक्सिस में हिस्टामिन रिलीज हो रहा होता है। हिस्टामिन जो है ना वो क्या करवा देता है, वेसोडाइलेशन करवा देते हैं। फिर बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, तो उसमें सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं आती, इसलिए वेसोडाइलेशन होती है। फिर अगर बात करें सेप्सिस की, तो उसमें आपको पता है बैक्टीरिया के प्रोडक्ट होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स होती हैं, वो क्या करवाती हैं, वो ऐसे कंपोनेंट जो है वो ह्यूमरल कंपोनेंट इम्यून सिस्टम को ऐसा स्टिमुलेट करती है कि वेसोडाइलेशन हो जाती है। अच्छा, मैंने कहा था सेप्टिक शॉक इतना आसान नहीं है कि वैसे डायल्यूट होगी, बात खत्म। सेप्टिक शॉक जो है ना, ये पार्ट तो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का, लेकिन इसमें थोड़े से फैक्टर और भी आते हैं। जब सेप्टिक शॉक होगा, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है, वो डिफरेंट एंडोटॉक्सिन्स बना रहे हैं, वो जो एंडोटॉक्सिन्स है ना वो मायोकार्डियल डिप्रेशन भी करवाएंगी। तो सेप्टिक शॉक में डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के साथ साथ कार्डियोजेनिक शॉक भी होगा। तीसरी बात, सेप्टिक शॉक में मैंने कहा कि वेसल्स जो है ना वो
इम्यून सिस्टम की वजह से उनकी रेजिस्टेंस गिर रही है। इम्यून सिस्टम से क्या आपके माइंड में आता है? इम्यून सिस्टम को जब हमने कल मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी में इतना डिटेल में देखा, ये आज जब हमने बात की स्टार्टिंग में सेलुलर लेवल की, माइक्रोवास्कुलर लेवल की, तो हमने क्या कहा कि जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो वो वैसल्स को लीकी कर देता है। तो सेप्टिक शॉक में ये भी होगा कि वो जो ब्लड का अंदर से कंटेंट है, फ्लूइड है, वो सारी चीजें लीक भी करेंगे इंटरस्टिशियम में, ठीक है। और इस वजह से सेप्टिक शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक में भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वेसल्स के अंदर का सारी चीजें तो बाहर जा रही है, फ्लूइड उसका लीक कर रहा है, प्रोटीन उसकी, तो वो हाइपोवोलेमिया भी होगा। तो सेप्टिक शॉक को हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक कंपोनेंट भी आपने नहीं भूलना, याद रखना है। चले लास्ट एंडोक्राइन शॉक। एंडोक्राइन में मैंने 3 चीजें बताई थी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और एडिसन डिजीज यानी एडिनल इंसफिशियंसी। हाइपोथायरॉयडिज्म में तो ये होता है सिंपली कि जो वेसल्स है ना, वो या हमारा हार्ट जो है, ये कैटेकोलामिन के लिए कम सेंसिटिव हो जाता है। मतलब ये कैटेकोलामिन को उस हिसाब का रिस्पॉन्स नहीं देता जो नॉर्मली ये दे रहा होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का कहीं ना कहीं इसमें रोल होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का, थायराइड के हार्मोन का। अब जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगी ना, तो वेसल्स भी और टिश्यू, कार्डियक टिश्यू भी, हार्ट भी, वो कैटेकोलामिन को रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। उस वजह से क्या होगा, वेसल्स डायलेट कर जाएंगी और जो आपका हार्ट है वो पंप करना थोड़ा कम कर देगा, यानी ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और साथ ही वेसल्स भी डायलेट कर जाएंगी। तो उस वजह से क्या होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। अब हमने कहा कि हाइपोथायरॉयडिज्म शॉक करवाते हैं, हमें समझ भी आ गया कैसे करवाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म भी शॉक करवाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे शॉक करवाते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसे करवाते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, वो हार्ट को तो तंग करता, हार्ट का तो वो रेट मिलके ज्यादा ही करवाता है, हार्ट का कार्डियक आउटपुट वो ज्यादा ही करवाता है, हाइपो के ना ऑपोजिट, वो कार्डियक आउटपुट को बहुत ज्यादा करवा देता है। लेकिन मसला ये आता है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, इसने मेटाबॉलिक रेट बहुत इंक्रीज कर दिया होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट इसने हमारी बॉडी में करवा दिया होता है। अब जब मेटाबॉलिक रेट इतना हाई है, तो हार्ट अपनी मैक्सिमम एफर्ट के बावजूद फुलफिल नहीं कर पा रहा टिश्यू नीड्स को, तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई वी कॉल्ड इट हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, क्योंकि हार्ट मैक्सिमम एफर्ट लगा रहा है और थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से उसका कार्डियक आउटपुट बहुत हाई गया हुआ है, लेकिन फेलियर इसलिए क्योंकि मेटाबॉलिक नीड्स बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। चले आगे बात करते हैं एड्रिनल इंसफिशियंसी की। एड्रिनल इंसफिशियंसी में शॉक हो जाता है, इसके भी 2 कॉजेज है। एक तो ये कि एड्रिनल इंसफिशिएंसी का मतलब है एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स नहीं बन रहे। अब एड्रिनल ग्लैंड ने कोर्टिसोल भी नहीं बनाना होता, लेकिन उसने एल्डोस्टेरोन भी बनाना होता है, तो कोर्टिसोल भी नहीं बन रहा और एल्डोस्टेरोन भी नहीं बन रहा। ओके, अब जब एड्रिनल इंसफिशिएंसी, एल्डोस्टेरोन नहीं बना, तो एल्डोस्टेरोन का काम था सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाना, वो रिटेंशन नहीं करवा पा रहे, उस वजह से एक तो पेशेंट को हाइपोवोलेमिया होगा। तो एडिसन में एक तो हाइपोवोलेमिया होता है, दूसरा एड्रिनल जो हार्मोन है ना, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है कैटाकोलामीन को जब हमारे टिश्यू रिस्पॉन्ड करते हैं, इसीलिए इसका लेवल गिरने की वजह से भी जो वेसल्स है और जो हार्ट है वो कैटाकोलामीन को अच्छा रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 फैक्टर है, हाइपोवोलेमिया और दूसरा कैटाकोलामीन वाला, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हमने कैटाकोलामीन वाला फैक्टर देखा था। अब बात होगी जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शोक की। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा। तो शोक तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर शोक जो है वो मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम प्रॉपर रिसेसिटेट नहीं कर पाए पेशेंट को, तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? या तो शोक कन्वर्ट हो जाएगा अनरिसेसिटेबल शोक में, मैं बताती हूँ क्या होता है, या ये होगा कि शोक इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए रहेगा, इतने घंटों के लिए रहेगा कि इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम हो जाएगा। इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम जो है, ये तब होता है जब ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाए शोक की। तो ये 2 कॉन्सिक्वेंस, आई गेस 2 ही है, तीसरा भी है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इन 3 कॉन्सिक्वेंसेस को हमने देखना है कि ये क्या चीजें हैं। अनरिसिस्टेबल शॉक का ये मतलब है, वैसे तो हम कह रहे हैं ना कि शॉक के साथ पेशेंट है तो फ्लूइड, हम आगे जब शॉक का सारा वो रिससिटेशन देखेंगे भी, तो उसमें होगा कि शॉक के साथ पेशेंट है, इसको फ्लूइड दे दें, और अगर ये कार्डियक शॉक है तो आइनोट्रोप दे दें, अगर ये सेप्टिक शॉक है मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है तो इसको वैसोप्रेसर दे दें। यही हम शॉक को मैनेज करते हैं ना। अनरिसिस्टेबल शॉक वो वाला कॉन्सिक्वेंस है जिसमें आप चाहे पेशेंट को फ्लूइड दो, चाहे आप आइनोट्रोप दो, चाहे आप वैसोप्रेसर दो, उस पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि शॉक इतना वर्सन हो चुका होता है कि बॉडी अब ना ही हार्ट जो है वो आइनोट्रोप को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, पूरा रिस्पॉन्स दे रहा होता है, और ना ही पेरिफेरीज जो है वो वैसोप्रेसर को रिस्पॉन्ड कर रही होती है। इस वजह से ये चीजें अब कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। ठीक है, बॉडी की एबिलिटी ही रिड्यूस हो गई है। आगे बात करते हैं जी इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम की। ये क्या होता है? मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कितनी ड्यूरेशन का शॉक था। अगर तो
थोड़ी देर का था, फौरन से आपने रिससिटेट कर दिया, एक्यूट हैमरेज था, फौरन से रिससिटेट कर दिया, तो फिर तो जो है वो इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम नहीं होगा। टिश्यू को रीपरफ्यूजन का मतलब होता है टिश्यू को वापस अपना ब्लड मिलना। तो टिश्यू को जब वापस अपना ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन सब कुछ मिलना शुरू हो गया, टिश्यू खुश हो जाएगा, अपना काम वापस शुरू कर देगा। लेकिन अगर टिश्यू इतना नाराज हो गया है कि उसको कितने ही घंटे आपने ब्लड सप्लाई नहीं मिली उसको, अब आप उसको रिससिटेट कर रहे हो ना, अब आप उसको दे भी रहे हो ब्लड, तो वो उल्टा नुकसान करेगा। नुकसान ये होगा कि उस टिश्यू में जो इतनी देर में, लेट्स सपोज 7 घंटे शोक रहा, मतलब इतना हम नहीं चल सकता पेशेंट 7 घंटे शोक के साथ, बट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, लेट्स सपोज के 7 घंटे शोक रहा। अब 7 घंटे उन टिश्यूज ने मेटाबॉलिक एसिडोसिस की है, 7 घंटे उन्होंने लैक्टिक एसिड बनाया बैठ के, और 7 घंटे उनका हाइपरक्लीमिया हुआ है। तो ये जैसे ही उनका परफ्यूजन वापस मिलेगी, रीपरफ्यूजन होगा, तो वो जो जितना भी एसिड उन्होंने जमा किया हुआ था और जितना भी उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे स्ट्रेस होती है इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा है शोक की, तो जितना वहां पर इतने ज्यादा इन्फ्लेमेशन, साइटोकाइन सब कुछ वहां पे इकट्ठा हुआ था, फ्री रेडिकल वगैरह, वो सब सर्कुलेशन में एंटर हो जाएंगे, सबके सब बॉडी में सर्कुलेट करने लगे। जब वो सबके सब बॉडी में सर्कुलेट करने लगेंगे, तो जो बॉडी के अपने ल्यूकोसाइट हैं ब्लड के इतने सारे, वो इनको सेंस करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो फर्दर जो है ना इन्फ्लेमेशन और बहुत कुछ करवाना शुरू कर देंगे। ओवरवेलम हो जाएगा लोकल इन्फ्लेमेटरी सिस्टम। पहले वो लोकल था, अब वो जो है ना वो बहुत फैलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो है साइटोकाइंस, ये जाकर लंग्स में, किडनी में इंजरी करवाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से अगर बहुत लंबी ड्यूरेशन तक शोक रहे, तो ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये जो साइटोकाइंस है, ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये फिर इंजरी करवाती है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके। अच्छा, इसीलिए इसको नाम दिया गया इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम का, और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम की पूरी बॉडी में जो है वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। आगे बात करते हैं जी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ये नहीं कि हर शोक के पेशेंट ने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जाना है, जिसको आपने रिससिटेट कर दिया टाइमली, ठीक है वो बच गया। लेकिन अगर टाइमली रिससिटेट ना किया, अगर पेशेंट का शोक लंबी अरसे तक चला, उसके ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाएगा। अब ऑर्गन फेलियर का क्या ट्रीटमेंट होता है, वो कह रहा है ऐसे स्पेसिफिक हमारे पास ट्रीटमेंट कोई नहीं है, हम सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक लंग फेलियर हो रहा है तो हम वेंटिलेशन दे देंगे पेशेंट को, हार्ट अपना काम नहीं कर रहा, हम कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट दे देंगे, किडनी काम नहीं करे, हम डायलिसिस करवा देंगे। इस तरह से हम सपोर्ट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो बॉडी है वो अपना फंक्शन दोबारा से परफॉर्म रीगेन करे, दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर दे। लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, 60% मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। तो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पूरी डिटेल में बता दिए। अब चाहे आप इनकी दो दो लाइनें भी याद कर लें, इनफ है, बस आपको समझ आनी चाहिए थी, वो आपको आ गई। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज ये डोगर में बहुत अच्छे से लिखे हुए, जो मैंने डोगर के बनाया ना लेक्चर, उसमें मैंने ये ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करी। हाँ, एक यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा नजर आया, उसको मैंने सोचा कि मुझे बताना चाहिए, दैट इज कि अब अगर कॉम्पनसेटेड शोक है, कॉम्पनसेटेड शोक को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि बॉडी अभी कॉम्पनसेट कर रही है। कॉम्पनसेट कर रही है इसका मतलब है कि अपने वाइटल ऑर्गन्स को एटलीस्ट सप्लाई दे रही है, हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, एटलीस्ट इन ऑर्गन्स को सप्लाई मिल रही है। जब इन ऑर्गन्स को सप्लाई मिल रही है तो मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला ये होता है कि जिन ऑर्गन्स को इग्नोर किया जा रहा है, जैसे स्किन है, जैसे मसल्स हैं, इनको सप्लाई नहीं मिल रही। अब इनको सप्लाई नहीं मिल रही तो इन बेचारों को तो एनारोबिक रिस्पायरेशन ही करनी पड़ी है ना। ये जब एनारोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन लैक्टिक एसिड तो बना रहे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो ये कर रहे हैं, दूसरा ही पोटाशियम भी रिलीज करवा रहे हैं। तो जो वो तीसरा इनके इन्फ्लेमेटरी सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से साइटोकाइंस, फ्री रेडिकल वो सब भी बन रहा है, ह्यूमोरल, इम्यून सिस्टम ये सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो जितना भी डैमेज कर रहे हैं, वो डैमेज अगर 12 घंटे से ज्यादा रहा, मोर देन 12 आवर अगर कंपनसेटेड शॉक भी रहे, तो ये मोर्टेलिटी करवा देते हैं, डेथ करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टिश्यूज जिनको नहीं सप्लाई मिल रही वो तो एनारोबिक पे चल रहे हैं ना, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, मैंने कहा था हम ना देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ शोक। मुझे लगता है टेबल मिस हो गया, वरना मैंने आपको कंपेयर भी करवाना था, ये वाला मिस हो गया, इसमें ना हमें कंपेयर करना था। वैसे मैं टेबल्स करवा नहीं रही पहले कि आपको मैं अलग से करवाऊंगी, लेकिन इसको साथ देखना जरूरी है ना, फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमने हाइपोवोलेमिक की बात की, कार्डियोजेनिक की बात की, ऑब्स्ट्रक्टिव की बात की, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात की। अब आपको अगर ये समझ आई है ना सारी बातों की, तो ये सारे आपने खुद आप बता सकते हैं मुझे। कैसे बता? कार्डिक आउटपुट सिर्फ किस में गिरना चाहिए? कार्डियोजेनिक में, क्योंकि वो नहीं पंप कर रहा। हाइपोवोलेमिक में, क्योंकि हाइपोवोलेमिक में इसलिए हार्ट तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन ब्लड फ्लो ही कम है। पहले अगर हार्ट जो है वो 2 लीटर का हमें कार्डिक आउटपुट देता था, अब ब्लड ही कम है तो वो 1 लीटर का दे रहे हैं, तो कार्डिक आउटपुट कम हो गया ना। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में, क्यों? क्योंकि हार्ट को बेचारे को फील ही नहीं हो रहा, कार्डिक टेम्पोनेट उसको फील ही नहीं होने दे रहा। जब फील ही नहीं हो रहा, वीनस रिटर्न कम है, तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ये हाई होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने देखा था ना कि वेसल्स डायलेट हुई पड़ी है, वरना हार्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है।
सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस किसमें खराब होगी? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव में, क्योंकि वो मेन कल्प्रिट ही वही है डिस्ट्रीब्यूटिव में। बाकी सब में तो ये हाई होगी, सिंपैथेटिक रिस्पांस एक्टिवेट होने की वजह से, बैरोरिसेप्टर ने सिंपैथेटिक रिस्पांस एक्टिवेट किया तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस हाई होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। वीनस प्रेशर एक तो हाइपोवोलेमिक में लो होगा, क्योंकि हाइपोवोलेमिक में पूरी बॉडी का वैसे ही प्रेशर लो हुआ पड़ा है। कार्डियोजेनिक में ये हाई होगा, क्यों? क्योंकि कार्डियोजेनिक में पूलिंग हो रही है वेसल्स में ब्लड की। ऑब्स्ट्रक्टिव में ये हाई होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव में भी पूलिंग हो रही है, हार्ट बेचारे को तो ब्लड मिल नहीं रहा, पीछे वेसल्स में वेन्स में जमा होता जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये लो होता है क्योंकि वेसोडाइलेशन हुई होती है। मिक्स्ड वेनस सैचुरेशन, जो मिक्स्ड वेनस सैचुरेशन है ना, ये होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो आर्टरी है वो टिश्यू के पास ब्लड लेकर गई, वेन अब वापस ब्लड लेकर आ रही है। तो जब वेन वापस ब्लड लेकर आ रही है तो हम ये चेक करते हैं कि उस वेन में ऑक्सीजन का क्या लेवल है। अगर तो ऑक्सीजन का लेवल उसमें 50 to 70% नॉर्मल होता है, अगर तो ऑक्सीजन का लेवल उसमें ज्यादा है, इसका मतलब है टिश्यू ने सही से ऑक्सीजन ली नहीं है, टिश्यू सही से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब वो होता है जी सेप्सिस में, क्योंकि जब सेप्सिस होती है ना तो सेप्सिस ने सेल्स का भी डैमेज करवाया होता है, सिर्फ वेसल्स को नहीं वो तंग करती, उसने सेल्स का डैमेज ये करवाया होता है कि सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को इतना डिसफंक्शनिंग उनकी करवा दी होती है कि सेल्स बेचारे चाहते हुए भी, ये चीजें आपने ऑलरेडी ऐसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई तो आप इनको अभी भी सर्च कर सकते हो। अच्छा, सेल्स चाहते हुए भी नहीं ले पाते ऑक्सीजन, तो इसीलिए सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव में सेप्सिस में ये होता है कि वेनस के पास सैचुरेशन ऑक्सीजन की हाई होती है, वरना बाकी सारे शॉक में तो ये गिर चुकी होती है वेनस सैचुरेशन, क्योंकि टिश्यूज तो मैक्सिमम ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बेस डेफिसिट सब में ही आई होगा, क्योंकि बेस डेफिसिट का क्या मतलब है? लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, तो ये तो सब हर तरह के शॉक में हो रहा है ना। चले अब ये करना था, ये ना सिर्फ आप ये वाले जो है ना इनको याद कर लें, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एज इट इज आपने क्लिनिकल फीचर्स याद करने हैं। लैक्टिक एसिडोसिस होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, कॉन्शियस लेवल जो है पेशेंट का वो खराब हो जाएगा, एंजाइटी, ड्राउजीनेस, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, पल्स रेट भी इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर पहले तो नॉर्मल रहेगा, कंपनसेटेड में नॉर्मल ही रहता है, अनकंपनसेटेड में भी माइल्ड में नॉर्मल रहता है, क्योंकि अनकंपनसेटेड को फर्दर डिवाइड करते हैं ना, माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर में, तो माइल्ड में नॉर्मल रहता है, मॉडरेट में थोड़ा सा गिरता है, और सवेयर में तो बहुत ज्यादा गिर जाता है, सवेयर हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है, तो एक क्लिनिकल विषय आपको बहुत अच्छे से 6 से आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि किस स्टेज में, ये स्टेज है ना शो की, किस स्टेज में क्या होगा, कंपनसेटेड में क्या, कंपनसेटेड में मैंने बता दिया बीपी नॉर्मल होगा। अच्छा नेक्स्ट, वैसे तो क्लिनिकल फीचर्स हमने टेबल से देख ही लिए हैं, 2-3 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है, थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। एक तो ये चीज की जो कैपिलरी रिफिल है ना, कैपिलरी रिफिल अब आपको पता है जब टिश्यूज को ब्लड नहीं मिल रहा, पेरिफेरल्स को ब्लड नहीं मिल रहा, तो वो कूल हो जाती है और पेल हो जाती है, क्योंकि पेल होगी ना, उनके पास ब्लड नहीं है, और कैपिलरी रिफिल टाइम उनका लंबा हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। लेकिन सेप्सिस में, सेप्सिस ना हर लेवल पे शॉक बाकी शॉक से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए इसको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पॉइंट्स है आपके। सेप्टिक शॉक में ये होता है कि कैपिलरी रिफिल टाइम ब्रिस्क होता है, तेज होता है, प्रोलॉन्ग नहीं होता, और जो पेरिफेरीज है वो कूल होने की बजाय वार्म होती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, चाहे कितना भी बंदा शॉक में हो, उसका कैपिलरी रिफिल टाइम ब्रिस्क होता है और उसकी पेरिफेरीज वार्म होती है। अच्छा जी, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया मैंने अब कहा कि ब्लड प्रेशर तो माइल्ड डीकम्पनसेटेड शॉक तक मेंटेन रहता है, लेकिन टेकिकार्डिया जो है ये कंपनसेटेड शॉक में शुरू हो जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो पल्स है पेशेंट की देखना, क्योंकि पेशेंट को टेकिकार्डिया शुरू हो जाता है अभी कंपनसेटेड स्टेज में। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा है या पेस मेकर है उसके हार्ट में, तो तब हो सकता है कि वो टेकिकार्डिया शो ना करे। इसीलिए अच्छा, इनमें से जितने भी क्लिनिकल फीचर है ना, किसी में भी कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। मैं आगे आपको जब शो की रिसर्चेशन पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी भी। लैक्टिक एसिडोसिस पे थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं, यूरिन आउटपुट पे हम नहीं कर सकते इतना ज्यादा रिलाई, क्योंकि यूरिन आउटपुट हमें आवर्स के बाद सिग्नल देगा, मिनट टू मिनट हमें नहीं बताएगा कि पेशेंट अब रिकवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। कॉन्शियस लेवल पे नहीं हम रिलाई कर सकते, क्यों? क्योंकि कॉन्शियस लेवल हमें ब्रेन की परफ्यूजन बता रहा है, और ब्रेन तो वो वाला ऑर्गन है जिसकी एंड तक भी बॉडी कोशिश करती है कि ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे। तो हो सकता है ब्रेन को सप्लाई मिल रही हो, पेशेंट कॉन्शियस लेवल उसका अच्छा हो, लेकिन बाकी सारे टिश्यूज इस्कीमिया में हो और वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा रहे हो, और पेशेंट जो है उसका कंडीशन वर्सन हो रही हो, तो नहीं हम रिलाई कर सकते। रेस्पिरेटरी रेट पे भी हम पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, पल्स रेट पे भी, ब्लड प्रेशर पे भी, क्योंकि ये सारे वो वाले ऑर्गन हैं जिनका वाइटल ऑर्गन है, इनकी सप्लाई जो है वो एंड तक मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए बार बार वो यही बात भी मेंशन करता है कि आपने कंप्लीटली इन पे रिलाई नहीं करना होता है। ठीक है, कभी ये हो सकते हैं, कभी ये नहीं हो सकते। जैसे अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा है उसको टैकीकार्डिया नहीं हो सकता। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर की बात करते हैं जी। ब्लड प्रेशर वगैरह सबसे लास्ट साइन है शोक का।
अच्छा जी, हेमरेज। अब नेक्स्ट टॉपिक तो हेमरेज है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप अब ये सोचोगे कि शोक का मैंने आपको ट्रीटमेंट नहीं बताया, वो इसलिए क्योंकि इसने ना पहले में इस तरह से लिखा है कि पहले वो सारा हेमरेज को डिफाइन करेगा, फिर वो शोक की रिससिटेशन बताएगा। तो जो शोक की रिससिटेशन है ना, क्योंकि हमने हेमरेज से कंपेयर करके पढ़नी है, अभी मैं बता भी दूं ना तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं गेन करोगे आप। तो हम हेमरेज को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, फिर बोथ हेमरेज और शोक की रिससिटेशन देखते हैं।